Students, today we are going to discuss about the Ohm's law, resistance, resistivity, and conductance, conductivity, and all that, and the effect of temperature on the resistance of the conductor, insulator और semiconductor. तो उसमें ग्राफ आएंगे, उसके कुछ उसका वेरिएशन होगा, कैसे वेरिएशन होगा वो देखते हैं. सबसे पहले हम टॉपिक करते हैं ओम्स लॉ. स्टूडेंट, व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स? एक कंडक्टर है, उसमें उसके अक्रॉस हमने उसके एंड्स के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है V, तो उसमें से करंट फ्लो होगा I. तो वो जो करंट की जो वैल्यू है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे. तो ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू इट, द करंट I flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference we applied across the ends of conductor. बट उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए. कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि टेम्परेचर वगैरह क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए उस समय. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस घटता बढ़ता है, तो उस तरह से करंट की वैल्यू भी घटती बढ़ती रहेगी. तो इसी तरह से हम क्या कहेंगे? प्रोवाइडेड दैट, एक कंडीशन अप्लाई कर देंगे, प्रोवाइडेड दैट द फिजिकल कंडीशंस such as temperature, mechanical strain, etc. are kept constant. स्टूडेंट्स, ये ओम्स लॉ है. ओम्स लॉ की डेफिनेशन है, क्या है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर. स्टूडेंट्स, अब इसको हम आगे करते हैं. इतना में डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि टेम्परेचर वगैरह की कंडीशन क्यों कांस्टेंट रखी गई? क्योंकि उससे रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है. टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो मेटल के केस में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस घट जाएगा. वो आगे बताएंगे क्यों. तो इस तरह से ये कंडीशंस क्या है? कांस्टेंट रखी जाती हैं. मीन्स ये कोई कंडक्टर है, इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है V, तो इसमें से करंट फ्लो होगा. स्टूडेंट्स, क्या होगा? I होगा. तो I क्या कहता है? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यही कहता है ओम्स लॉ. तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी चाहिए. क्या चाहिए? इक्वल करने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी चाहिए, और उसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का नाम क्या है? R. रेजिस्टेंस क्या है? R. तो R इज इक्वल टू क्या हो गया? V बाय I मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय में करंट. तो ये क्या हो गई? R की वैल्यू. और R क्या है? रेजिस्टेंस. R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. स्टूडेंट्स, ये रेजिस्टेंस जो कंडक्टर है उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, यानी कि वो करंट का अपोज करेगा. क्या करेगा? करंट का अपोज करेगा. रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. तो ये डेफिनेशन हो सकती है रेजिस्टेंस की. अगर हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या हो सकती है? अगर हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देखना चाहें, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय, यानी कि रुकावट पैदा करेगा वो, ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट
current through it. Resistance is measured in terms of ratio of potential difference and current to the current, ratio of potential difference to the current. तो ये भी इसकी क्या हो सकती है, डेफिनेशन हो सकती है, और ये भी क्या है, डेफिनेशन हो सकती है कि ऑब्स्ट्रक्शन है वो कंडक्टर इंटरनल उसकी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि वो अपोज करेगा अपने अंदर से करंट के फ्लो होने का। और क्यों होता है रेजिस्टेंस, व्हाट इज द कोज ऑफ रेजिस्टेंस? स्टूडेंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो आयंस के साथ क्या करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। अगर ये आयंस के साथ कोलाइड ना करें तो जस्ट यहाँ पे पहुँच सकते हैं, बट उनके कोलिजन के कारण इन्हें कुछ टाइम लगता है, तो वही जो रुकावट है वो क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अगर कोज ऑफ रेजिस्टेंस आ जाता है तो हम कैसे लिख सकते हैं, व्हाट इज़ द कोज ऑफ रेजिस्टेंस, क्यों ये होता है? तो इट इज़ ड्यू टू collisions of free electron with ions or atoms inside the conductor when external field is, external electric field बोल सकते हैं, external electric field is applied to the conductor। तो जब कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आयंस के साथ कोलाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन क्या चाहेंगे, पॉजिटिव एंड की तरफ आना, तो इस तरह से आते हुए क्या होगा, इनका कोलिजन्स होगा और उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो इट मीन्स क्या है कि वो करंट का अपोज करेंगे, क्या करेंगे, करंट का अपोज करेंगे। अगर किसी भी मेटल का या किसी भी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है तो उसमें से करंट क्या हो जाता है, इनफाइनाइट फ्लो करने लग जाता है, क्या हो जाता है, इनफाइनाइट फ्लो करने लग जाता है। वो सुपर कंडक्टर के केस में होते हैं, हम देखेंगे बाद में कि उनकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है, वो टेम्परेचर के हिसाब से होती है। तो अगर उसकी ये जीरो टर्म करनी है तो आई को क्या करना पड़ेगा हमें, इनफाइनाइट। तो वाई एक्सिस में हम क्या लिख सकते हैं, करंट लिख सकते हैं वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, यानी कि वी लिख सकते हैं, और ये क्या है, करंट है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है स्टूडेंट, ऐसा ही होता है, यानी कि जैसे वी बढ़ेगा वैसे वैसे आई बढ़ेगा, और वी घटेगा तो आई घटेगा, करंट फ्लो कम होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये इसका क्या है, ग्राफ है, क्या है, ये इसका ग्राफ है। तो ये हो गया ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। अब रेजिस्टेंस की हम यूनिट वगैरह देख लेते हैं क्या होती है, और डायमेंशनल फॉर्मूला। स्टूडेंट्स यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला देखने के लिए हमें आर की वैल्यू पता है क्या होती है, ओम्स लॉ से वी बाय आई, क्या होती है, वी बाय आई। अगर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें और उससे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो जाए तो क्या बोलेंगे, 1 ओम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 ओम। तो इसकी यूनिट क्या होती है, इट्स यूनिट इज ओम, इसको ओम बोलते हैं, ये इसका सिंबल होता है ओम का। तो 1 ओम की अगर डेफिनेशन हम याद रखना चाहें तो 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस offered by the conductor if 1 volt potential difference is applied across the ends of conductor and 1 ampere
करंट फ्लोज थ्रू इट, 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट। अगर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें 1 वोल्ट का और इसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो तो इसको क्या बोलेंगे, 1 ओम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 ओम बोलेंगे उस रेजिस्टेंस को। ये तो बात हुई इसकी यूनिट की, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला की, कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी कि V की वैल्यू क्या होती है, W/Q, यानी कि वर्क बाय चार्ज। क्या होती है, वर्क बाय चार्ज। तो लिख सकते हैं हम इसको वर्क बाय चार्ज, और यहाँ पे करंट है ही एज इट इज, और करंट की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, Q/T। क्या होती है, Q/T। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, IT। तो IT लिख सकते हैं इसको, IT इंटू I, यानी कि I का स्क्वायर हो गया W/I² इंटू T। अब डायमेंशनल फॉर्मूला हमें इजीली पता है, वर्क का क्या होता है, M1 L2 T-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होता है, वर्क का होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके। और I का क्या लिखेंगे, I का डायमेंशनल फॉर्मूला में लिखना चाहे तो एम्पियर ही लिखना पड़ेगा हमें, एम्पियर स्क्वायर, क्योंकि MLT में तो आता नहीं है। और टाइम का अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहें तो टाइम का हम क्या लिख सकते हैं, T⁻1, ऐसे ही लिखेंगे। अब ऊपर ले जाएंगे इसको, M1 L2 T⁻, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1, यानी कि -3 हो जाएगा। और एम्पियर, टॉपिक का नाम क्या है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है स्टूडेंट्स, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V से आया था ओम्स लॉ, तो R = V/I आया था। इसी को हम, इस बात को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हमने रिलेशन देखा हुआ है, तो रिलेशन बिटवीन I एंड VD वी नो, रिलेशन बिटवीन, हमने टॉपिक करवाया पहले, रिलेशन बिटवीन I एंड VD इज I = ANE/VD। यहाँ पे हमें पता है A क्या होता है, एरिया, N क्या होता है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और VD क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्टूडेंट्स ये हमें टर्म पता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम मैग्नीट्यूड देखें तो इसको 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 1। तो वी नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हमने जब डेरिवेशन किया था तो क्या आया था इसकी वैल्यू, E टो मतलब रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास। हमें सब पता है E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मास M इलेक्ट्रॉन का मास होता है, और ये क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ लिखना चाहें लिख सकते हैं, टो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और M क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें सब पता है ये। अब इसको पुट करेंगे, पुटिंग इट इन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो I क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ANE/VD में पुट करना है हमने, VD की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये आया हमारे पास। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम ओपन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमें पता है, पोटेंशियल बाय लेंथ होती है। क्या होती है, पोटेंशियल बाय लेंथ। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, NE² हो जाएगा, ये 2 E हैं, रिलैक्सेशन टाइम, और V/L, V/ क्या हो जाएगा, L, और M नीचे है ही स्टूडेंट्स। तो ये देखेंगे अभी ये देखें स्टूडेंट्स, ये टर्म क्या है, सारी की सारी कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। एरिया भी कांस्टेंट है कंडक्टर का, नंबर डेंसिटी भी कांस्टेंट होती है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, उसकी लेंथ भी कांस्टेंट होगी, उसकी डायमेंशन कांस्टेंट है मतलब कंडक्टर की, और रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट ही है। तो यानी कि ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या है, ये सारा क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, V है। प्रूव हो गया है, ये ओम्स लॉ प्रूव हो गया है। तो ये क्या है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को हम डिडक्ट करने के लिए, यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V दिखाना है, तो हमें ये करना पड़ेगा। अब
इसकी वैल्यू हम रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आर क्या होता है? वी बाई आई। क्या होता है? आर वी बाई आई। और यहाँ से हम वी बाई आई करके देखें, इससे आई को नीचे लेके जाएंगे, एम एल ऊपर चला जाएगा, एम एल डिवाइडेड बाई में ए एन ई स्क्वेयर टो। तो ये क्या है? रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं हम इसको। इस टर्म को हम क्या बोल सकते हैं? रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। एम एल डिवाइडेड बाई में ए एन ई स्क्वेयर टो, ये भी हम याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी हमें इस चीज़ का पता लग रहा है इससे। अभी हम एक नई टर्म को डिफाइन करेंगे, रेजिस्टिविटी। उसमें ये फॉर्मूला काम आएगा हमारा कि रेजिस्टिविटी क्या होता है स्टूडेंट्स। अभी देखेंगे, बस इसको याद रखना है हमें कि इस टर्म को, कि रेजिस्टेंस क्या आया था? एम एल डिवाइडेड बाई में ए एन ई स्क्वेयर टो। कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। स्टूडेंट्स, जो कलर कोड है कार्बन रजिस्टर का, जैसे कोई ये एक रजिस्टर है, उस पर 4 स्ट्रिप्स होती हैं। ये फर्स्ट स्ट्रिप हो गई, कोई कलर की होगी ये सेकंड स्ट्रिप हो गई। फर्स्ट स्ट्रिप को ए ले लेते हैं, सेकंड स्ट्रिप को बी ले लेते हैं। थर्ड स्ट्रिप भी होती है, उसको हम सी ले लेते हैं। और एक फोर्थ स्ट्रिप होती है, वो भी एक स्ट्रिप होती है, उसको कोई आर ले लेते हैं। तो इनका जो कलर होगा उनको देख के हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने ओम रेजिस्टेंस, कितने ओम का वो रेजिस्टेंस होगा। तो उसके लिए ये कलर्स होते हैं। ये जो होता है फर्स्ट स्ट्रिप, वो बताएगा हमें फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रेजिस्टेंस। ये बताएगा सेकंड स्ट्रिप, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दैट रेजिस्टेंस। जो थर्ड स्ट्रिप का कलर है उसका जो कोड होगा वो हमें क्या बताएगा कि डेसिमल मल्टीप्लायर बताएगा, यानी कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं आफ्टर द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये थर्ड स्ट्रिप बताएगा। और फोर्थ स्ट्रिप बताएगा हमें उस रेजिस्टेंस की टॉलरेंस लिमिट के बारे में बताएगा। उस रेजिस्टेंस की टॉलरेंस लिमिट के बारे में हमें फोर्थ स्ट्रिप बताएगा, यानी कि कितना परसेंट वो प्लस हो सकता है या कितने परसेंट माइनस हो सकता है। तो देखते हैं फोर्थ स्ट्रिप के बारे में। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। पहले में लिखते हैं कलर, दूसरे में लिखेंगे लेटर एज एन एड टू मेमोरी, यानी कि याद रखने के लिए बोले लेटर। फर्स्ट बनाएंगे फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, फिर सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, फिर डेसिमल मल्टीप्लायर। देखते हैं स्टूडेंट्स, बी बी रॉय, हमें याद रखना होगा बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये हमें जो लेटर्स हैं वो याद रखने होंगे। बी फॉर ब्लैक, सेकंड बी स्टैंड्स फॉर ब्राउन, आर स्टैंड्स फॉर रेड, ओ स्टैंड्स फॉर ऑरेंज, वाई स्टैंड्स फॉर येलो, जी स्टैंड्स फॉर ग्रीन, बी अगेन बी स्टैंड्स फॉर ब्लू, V stands for violet, G stands for grey, and W stands for white. तो स्टूडेंट्स, ब्लैक के लिए फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, इस तरह से हम लिख सकते हैं ताकि याद रहे हमें। 4, 5, 6, 7, 8, 9। सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर भी एज इट इज़
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थर्ड जो स्ट्रिप होगी, ये फर्स्ट स्ट्रिप हमें बताएगी इसका कलर। अगर फर्स्ट स्ट्रिप का कलर ब्लैक है तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 0। अगर फर्स्ट स्ट्रिप का कलर रेड है तो क्या होगा, उसकी फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2। और अगर सेकंड स्ट्रिप का कलर ऑरेंज है तो क्या हो जाएगा, उसका सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर 3। अभी एग्जांपल की हेल्प से हम देखते हैं। डेसिमल मल्टीप्लायर में क्या होगा, 10 रेज़ टू पावर 0, 10 रेज़ टू पावर 1, यानी कि इसमें एक जीरो लग जाएगी और इसमें बाद में 2 जीरो लग जाएगी। 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 4, 10 रेज़ टू पावर 5, 10 रेज़ टू पावर 6, 10 रेज़ टू पावर 7 और 10 रेज़ टू पावर 8, 10 रेज़ टू पावर 9। जो थर्ड स्ट्रिप है वो गोल्ड या सिल्वर कलर की भी हो सकती है। अगर वो गोल्ड की है तो उस पर क्या लग जाएगा, 10 रेज़ टू पावर -1, और अगर सिल्वर की है तो 10 रेज़ टू पावर -2। तो ये गोल्ड की अगर थर्ड स्ट्रिप होगी तो 10 रेज़ टू पावर -1, और सिल्वर की होगी तो 10 रेज़ टू पावर -2। ये हमने 3 ही स्ट्रिप के बारे में बताया है। फोर्थ स्ट्रिप जो होगी वो उसकी टॉलरेंस लिमिट के बारे में बताएगी। इसको हम इजीली याद रख सकते हैं, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इस तरह से हम इसको इजीली याद रख सकते हैं। तो देखते हैं इसको एग्जांपल की हेल्प से। स्टूडेंट्स ऐसे याद रख सकते हैं, बी रॉय, ग्रेट, पहला ही अल्फ़ाबेट याद रखना है, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो स्टूडेंट्स पहला क्या हो गया, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट और ग्रे और वाइट। अभी फोर्थ स्ट्रिप के बारे में देखते हैं स्टूडेंट। फोर्थ स्ट्रिप का अगर कलर गोल्ड है तो उसकी जो 5% उसकी टॉलरेंस होगी, उसकी लिमिट कितनी होगी टॉलरेंस की, 5%, यानी कि ±5% हो जाएगी। और सिल्वर कलर की अगर स्ट्रिप है तो 10% हो जाएगी। अगर कोई भी कलर की स्ट्रिप नहीं है, नो कलर, तो उसमें 20% टॉलरेंस हो जाएगी। ये सिर्फ फोर्थ स्ट्रिप के बारे में है। और थर्ड स्ट्रिप में हमने बताया कि डेसिमल मल्टीप्लायर होगा। और थर्ड स्ट्रिप में भी इन कलर्स के अलावा अगर गोल्ड कलर हो तो क्या हो जाएगा, डेसिमल मल्टीप्लायर 10 रेज़ टू पावर -1, डेसिमल मल्टीप्लायर 10 रेज़ टू पावर -1। और अगर सिल्वर कलर है थर्ड स्ट्रिप में भी तो 10 रेज़ टू पावर -2, इन कलर्स के अलावा। बाकी फर्स्ट स्ट्रिप और सेकंड स्ट्रिप में यही कलर्स चलेंगे। तो वो देखते हैं, अभी एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड स्ट्रिप 0 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। थर्ड स्ट्रिप के बारे में अगर हम देखना चाहें तो थर्ड स्ट्रिप 10 रेज़ टू पावर 0, 10 रेज़ टू पावर 1, 10 रेज़ टू पावर 2, 3, इस तरह से हम देख सकते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लेट द फर्स्ट स्ट्रिप बी येलो, सेकंड स्ट्रिप बी रेड। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट स्ट्रिप बी येलो, सेकंड स्ट्रिप बी रेड एंड थर्ड स्ट्रिप बी ऑरेंज। थर्ड स्ट्रिप बी ऑरेंज, फोर्थ स्ट्रिप बी गोल्ड, फोर्थ स्ट्रिप बी गोल्ड। तो स्टूडेंट्स ये पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में कितनी होगी वो देखते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रिप देखते हैं, येलो है।
येलो के सामने क्या है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 4। सेकंड स्ट्रिप देखते हैं, रेड है, रेड के सामने क्या है 2, तो 42 हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए मल्टीप्लाई में। थर्ड स्ट्रिप देखते हैं, थर्ड स्ट्रिप ऑरेंज है, थर्ड स्ट्रिप ऑरेंज मतलब अब इसमें 3 नहीं लिखेंगे, थर्ड स्ट्रिप में इसमें जाएंगे, थर्ड स्ट्रिप में तो 10⁻³ आ जाएगा, तो यानी 10⁻³ यानी कि 3 0 बाद में और आ जाएंगी, प्लस माइनस। फोर्थ स्ट्रिप क्या बताता है हमें, उसकी टॉलरेंस कितनी है, गोल्ड की है फोर्थ स्ट्रिप। फोर्थ स्ट्रिप क्या है, गोल्ड की। गोल्ड के केस में मैंने बताया था 5% टॉलरेंस होती है, जितना आंसर आएगा वो ओम में आ जाएगा, तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड इस तरह से भी पूछ सकता है, अगर नंबर में उसने पूछ लिया, नंबर में बता दिया कि रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है, तो बताओ कि कलर्स के स्ट्रिप के कलर्स क्या क्या होंगे, मतलब उस रजिस्टर पे जो कलर प्रिंट होंगे, जो 4 स्ट्रिप होंगी वो कौन कौन से कलर की होंगी वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कार्बन रजिस्टर इज 2.4 × 10⁻⁶। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दे रखी है, 2.4 × 10⁻⁶ ओम प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 5%, यानी इतना ओम है और 5% ऊपर हो सकता है, 5% नीचे, मतलब टॉलरेंस भी दे रखी है। तो अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ कलर्स ऑन द स्ट्रिप्स प्रोवाइडेड ऑन रजिस्टर। व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ कलर्स on the strips provided on register, on the strips provided on register। स्टूडेंट्स चारों कलर बताने हैं हमने, उस रजिस्टर्स पे जो कलर प्रिंट होंगे, जो 4 स्ट्रिप होंगी वो किस किस कलर की होंगी सीक्वेंस वाइज, पहली कौन सी होगी, दूसरी कौन सी, तीसरी और चौथी कौन सी। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है हमारे पास। देखो इसमें फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर तो है लेकिन पॉइंट दे रखा है, सबसे पहला काम इसका पॉइंट हटाएंगे हम, मतलब 2.4 को 24 लिख सकते हैं और यहाँ पे 10⁻⁵ आ जाएगा, फिर ओम प्लस माइनस 5%, ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब देखेंगे फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर में 2 कहाँ पे है, तो ये सामने रेड के है, तो पहला क्या हो जाएगी, फर्स्ट स्ट्रिप का कलर क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्ट्रिप कलर तो क्या हो जाएगा रेड, क्या हो जाएगा रेड। सेकंड स्ट्रिप पे आते हैं 4 नंबर के सामने क्या है येलो, तो सेकंड स्ट्रिप कलर येलो। अब डेसिमल मल्टीप्लायर पे आते हैं, 10 की पावर कितनी है 5 के सामने क्या है ग्रीन, तो थर्ड स्ट्रिप कलर ग्रीन, 3 कलर आ गए। फोर्थ स्ट्रिप पे देखते हैं 5% किसकी टॉलरेंस है, 5% टॉलरेंस किसकी होती है, गोल्ड की होती है, तो फोर्थ स्ट्रिप कलर क्या हो जाएगा गोल्ड। और अगर यहाँ पे 10% होती तो सिल्वर आ जाता, और कोई कलर नहीं होता तो अगर 20% होता तो नो कलर हम लिख देते। तो ये है स्टूडेंट्स सॉल्यूशन इसका। तो ये है टॉपिक हमारा कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। यहाँ पे देखो बी से ब्लैक हो जाएगा, इस बी से ब्राउन हो जाएगा, इस आर से रेड हो जाएगा, ओ से क्या हो जाएगा ऑरेंज, वाई से येलो, फिर आगे ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वॉयलेट, फिर ग्रे और फिर वाइट। तो स्टूडेंट ये 4 स्टेप होती हैं, इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं।